सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, आप हमें अपने घर लेकर क्यों आना चाहते थे? सुहानी की बात सुनकर युवराज उसकी आंखों में देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सुहानी युवराज के जवाब का इंतजार कर रही थी। युवराज किसी एक्सप्रेशन के कहता है, गुड नाइट। ये कहकर वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। सुहानी युवराज को वहां से जाते हुए देखती रह जाती है। तभी युवराज के कदम रुक जाते हैं और वो बिना पीछे मुड़े कहता है, तुम्हें भी अब अपने रूम में चले जाना चाहिए। इतनी रात तुम्हारा इस तरह छत पर रहना सेफ नहीं है। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। उसे जाते देख सुहानी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कभी नहीं मानेंगे कि इन्हें मेरी फिक्र है। ये कहकर सुहानी भी नीचे आ जाती है। नीचे आकर सुहानी अपने कमरे के अंदर जाती है। वो देखती है कि विवेक उसी के कमरे में है और वो निशा के साथ कुछ डिस्कस कर रहा है। सुहानी उनके पास जाकर कहती है, क्या हुआ? मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? सुहानी की बात सुनकर विवेक और निशा की नज़र उस पर जाती है। निशा शिकायत भरे लहजे में कहती है, सुहानी, तू कहाँ थी यार? मैंने तुझे पूरे घर में ढूंढ लिया। विवेक भी सवालिया नज़रों से सुहानी को देखने लगता है। सुहानी उन दोनों से अपनी नज़रें हटाकर कहती है, मैं बस छत पर थी। सुहानी का जवाब सुनकर विवेक कंफ्यूज हो जाता है, जबकि निशा की आंखों में चमक आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, छत पर अकेली थी या युवराज सर के साथ? निशा की बात सुनकर सुहानी शर्माने लगती है और नॉर्मल एक्ट करते हुए कहती है, वो मतलब युवराज सर तेरे साथ थे। निशा झट से कहती है। ये सुनकर विवेक सुहानी के पास आता है और अपने कंधे से उसके कंधे को टकराते हुए कहता है, क्या बात हुई? सुहानी का चेहरा अब शर्म से लाल हो जाता है। वो उन दोनों से दूर जाते हुए कहती है, कोई बात नहीं हुई, बस वो आए और चले गए। ये सुनकर निशा और विवेक सुहानी को चिढ़ाते हुए एक साथ कहते हैं, वो कौन? सुहानी उन दोनों से कहती है, बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम दोनों बात क्या कर रहे थे। अब विवेक और निशा सीरियस हो जाते हैं। विवेक सुहानी से कहता है, सुहानी मुझे एक बात बताओ। सुहानी भी सीरियस होकर कहती है, हाँ पूछो। विवेक कहता है, क्या तुम हमेशा से ही अपनी आगे की पढ़ाई सेंट थॉमस कॉलेज से ही करना चाहती थी? सुहानी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं यार, मैं तो अपनी आगे की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहती थी। ये सुनकर निशा कहती है, तो फिर तू शिमला क्यों आ गई? सुहानी कहती है, यहाँ की मार्केटिंग टीम के कारण। मार्केटिंग टीम? विवेक मुंह बनाते हुए कहता है। सुहानी कहती है, हाँ मार्केटिंग टीम। जब मैं स्कूल के लास्ट ईयर में थी, तब से ही यहाँ की मार्केटिंग टीम हमें बार बार कॉल करके इस कॉलेज में आने के लिए कन्विंस करती रहती थी। एक लेडी थी जो बिल्कुल हमारे पीछे ही पड़ गई थी, इसलिए मैंने यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम ऐसे ही दे दिया था। लेकिन तो मुझे जाना था, मैंने तो वहाँ का एंट्रेंस भी पास कर लिया था। लेकिन जब मैं वहाँ एडमिशन के लिए गई तो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कह दिया कि मेरा एडमिशन वहाँ नहीं हो सकता और मुझे वापस आना पड़ा। जब मैं वापस कश्मीर गई तो मुझे पता चला कि सेंट थॉमस कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, तो फिर मैं यहाँ आ गई। इसी वजह से तो मुझे कॉलेज ज्वाइन करने में 3 महीने लेट हो गया था। निशा सुहानी की बातों से कन्विंस हो जाती है, लेकिन विवेक उससे असहमत होकर कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुहानी कन्फ्यूजन के साथ कहती है, क्या नहीं हो सकता? विवेक सुहानी और निशा को समझाते हुए कहता है, सेंट थॉमस कॉलेज पूरे हिमाचल प्रदेश का बेस्ट कॉलेज है। यहाँ एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की लाइन लगी होती है। यहाँ एडमिशन या तो मेरिट पर मिलता है या बहुत बड़ा डोनेशन देकर। इस कॉलेज को मार्केटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद में एक ब्रांड है। इस कॉलेज की कोई मार्केटिंग टीम है ही नहीं, तो तुम्हें कॉल कौन करता था? विवेक की बात सुनकर निशा और सुहानी हैरानी से विवेक को देखने लगती हैं। निशा भी कंफ्यूज होकर कहती है, अगर ऐसी बात है तो वो औरत कौन थी जो तुझे मार्केटिंग के नाम पर कॉल करती थी? सुहानी ये सब जानकर किसी गहरी सोच में डूब जाती है और कुछ देर बाद घबराहट के साथ विवेक से कहती है, इसका मतलब ये सब? विवेक पूरे कॉन्फिडेंस से सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, यस, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। ये सुनकर सुहानी दंग रह जाती है, लेकिन निशा अभी भी कंफ्यूज थी। वो परेशान होकर कहती है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग क्या कह रहे हो। विवेक निशा को समझाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगी कि जब वो साया रघु अंकल और शिवी को मरने की हालत में छोड़कर चला गया था, तब कोई आकर शिवी को उस साय से दूर कश्मीर ले गया और 11 साल बाद फिर से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि सुहानी को वापस शिमला आना पड़ा। अब सुहानी और निशा भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं।
निशा विवेक से कहती है, इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि जो आदमी सुहानी को कश्मीर लेकर गया था, वही आदमी सुहानी के वापस शिमला आने के लिए भी जिम्मेदार है। हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, विवेक कहता है। सारी बातें सुनकर सुहानी कहती है, लेकिन वो है कौन जो उस रात मुझे यहाँ से लेकर गया था? क्या वो भी रघु अंकल की तरह ही पापा का कोई करीबी होगा? विवेक कहता है, पता नहीं, लेकिन जो भी है वो बहुत पावरफुल है, वरना किसी भी इंसान की दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी पहुंच नहीं हो सकती कि वो एक स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल करा सके। निशा कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे भी लगता है कि वो पक्का सुहानी के पापा मी सक्सेना का कोई करीबी होगा। वैसे भी मी सक्सेना खुद भी काफी पावरफुल थे, तो उनकी पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से रही होगी। हो सकता है उन्हीं में से कोई तुम्हें उस साए से बचा रहा हो। विवेक कहता है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सुहानी विवेक से पूछती है। विवेक समझदारी से जवाब देता है, अगर वो इंसान चाहता तो तुम्हें कुछ साल पहले या कुछ साल बाद यहाँ लेकर आ सकता था, लेकिन अगर वो तुम्हें इसी समय यहाँ लेकर आया है तो इसकी भी कोई बड़ी वजह होगी। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ वो आदमी ही दे सकता है। विवेक की बात सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं और कमरे में खामोशी छा जाती है। रात के 3 बजे थे। युवराज का घर बिल्कुल शांत था। वहां सभी लोग सो चुके थे और घर के बहुत से हिस्से में अंधेरा था। विवेक और अक्षय अपने रूम में सो रहे थे, तभी उनके कमरे की खिड़की से वो साया उनके कमरे के अंदर आ जाता है। कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। वो साया धीरे धीरे विवेक की तरफ बढ़ता है। कुछ ही देर में वो विवेक के एकदम करीब आ जाता है, लेकिन वो इससे आगे विवेक की तरफ नहीं बढ़ पाता। विवेक के गले में वो रुद्राक्ष अभी भी था, जिसके कारण वो साया विवेक को छू भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वो साया बेड के दूसरी तरफ अक्षय के पास जाता है। अक्षय भी विवेक की तरह गहरी नींद में सोया था। वो साया कुछ देर अक्षय के ऊपर हवा में ही रहता है और फिर उस कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद वो साया सुहानी और निशा के कमरे में जाता है। निशा और सुहानी एक ही बेड के 2 सिरों पर गहरी नींद में सोए हुए थे। वो धीरे धीरे सुहानी के करीब जाता है और उसके ऊपर उससे 1 फीट की दूरी पर हवा में उड़ने लगता है। वो साया हवा में सुहानी के ऊपर ऐसे था कि उसका चेहरा सुहानी के चेहरे के बिल्कुल सामने था। वो साया अपना हाथ बढ़ाकर सुहानी के चेहरे को छूने लगता है। उसके छूते ही सुहानी को किसी गलत चीज के उसे छूने का एहसास हो जाता है और उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव आने लगती है। लेकिन सुहानी नींद से नहीं जागती। वो साया धीरे धीरे सुहानी के करीब जाने लगता है, जैसे वो फिर से उसके शरीर में प्रवेश करने वाला हो। जैसे जैसे वो साया सुहानी के करीब जा रहा था, वैसे वैसे उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। जब वो साया सुहानी के एकदम करीब पहुंच जाता है, वैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही वो साया रुक जाता है और युवराज रूम के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही युवराज देखता है कि वो साया हवा में सुहानी से बस कुछ ही इंच की दूरी पर है। ये देखते ही युवराज का खून खौल जाता है और उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखने लगता है। वो साया अभी भी सुहानी के ऊपर रुके हुए युवराज की तरफ देखता है। युवराज उसी गुस्से से उस साए को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों से उस साए को वार्निंग दे रहा हो, पर वो साया वहां से बिल्कुल भी नहीं हट रहा था। ये देखकर युवराज का गुस्सा और भी बढ़ने लगता है। गुस्से में उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे लाल होने लगती है। उस अंधेरे कमरे में युवराज की चमकती लाल आंखें उस साए को गुस्से से घूर रही थी। युवराज की आंखें देखकर वो साया सुहानी के ऊपर से हटकर हवा में ही उड़ते हुए युवराज के सामने आने लगता है। जैसे ही वो युवराज के सामने आ जाता है, युवराज गुस्से में कहता है, हमारे बीच समझौता हुआ था, तुम इस घर में किसी का शिकार नहीं करोगी। युवराज की बात सुनकर वो साया उसके चेहरे के और पास आकर गुर्राने लगता है, लेकिन युवराज एक कदम भी पीछे नहीं हटता। अब उसकी आंखें और भी लाल होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। उस साए को गुर्राते देख युवराज आगे कहता है, अगर तुमने इस घर में किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो ये हम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। युवराज के ऐसा कहते ही वो साया गुर्राते हुए युवराज के और भी करीब आता है, फिर अगले ही पल उस कमरे की खिड़की से बाहर चला जाता है। उस साए के घर से बाहर जाते ही युवराज अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और फिर अपनी आंखें खोलता है। अब युवराज के आंखों की पुतलियों का रंग फिर से नॉर्मल हो गया था। आंखें खोलते ही युवराज की नजर बेड पर जाती है। निशा और सुहानी अभी भी नींद में थे। निशा अपने साइड पर आराम से सो रही थी, जबकि सुहानी बेचैनी से छटपटा रही थी।
युवराज धीरे धीरे सुहानी के पास जाता है और उसके सिरहाने पर बैठ जाता है। युवराज सुहानी के सर पर अपना हाथ रखता है और उसके करीब जाकर धीरे से कहता है, शशिश, सब ठीक है। युवराज के ऐसा करते ही सुहानी बिल्कुल शांत हो जाती है। वो कुछ देर तक उसी तरह सुहानी को करीब से देखता रहता है। फिर सुहानी और निशा को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके कमरे से बाहर चला जाता है। अगली सुबह रॉबिन बहुत हड़बड़ी में दीवान विला के अंदर आता है। घर के अंदर आते ही वो सीधा स्टडी रूम तरफ बढ़ जाता है। युवराज अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। रॉबिन उस कमरे के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहता है, मे आई कम इन सर। युवराज अपनी नज़र फाइल पर रखे हुए कहता है, हम। रॉबिन आगे बढ़कर युवराज के डेस्क के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी बात कहना शुरू करता है, युवराज सर, हमें हर दिन 20 से 25 कॉल्स आ रहे हैं। मुझे लगता है आपको उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। युवराज अपने हाथों में रखे फाइल को देखते हुए कहता है, मैं यहाँ सुहानी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। रॉबिन घबराते हुए कहता है, लेकिन सर, वो आपके डैड हैं और कब से आपसे मिलना चाहते हैं। युवराज अपनी नज़र ऊपर उठाकर उसे घूरने लगता है। रॉबिन हंकलाते हुए आगे कहता है, सर, यहाँ सुहानी मैडम के साथ हम सब हैं, और अगर आप चौपस से निकल जाते हैं तो रात होने से पहले यहाँ वापस भी आ जाएंगे। रॉबिन की बात सुनकर युवराज कुछ सेकंड्स तक सोचता है, फिर अपनी चेयर से उठकर स्टडी रूम से बाहर जाते हुए कहता है, चलो अभी। रॉबिन युवराज के पीछे पीछे चलने लगता है। युवराज अचानक से रुक जाता है और रॉबिन को वार्निंग देते हुए कहता है, अगर सुहानी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। युवराज की बातें सुनकर डर से रॉबिन के पसीने छूटने लगते हैं। ये कहकर युवराज आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद युवराज अपने ऑफिस के सामने वाले ग्राउंड में खड़े चौपर पर बैठता है और वहां से चला जाता है। उस ग्राउंड से कुछ दूर समायरा खड़ी थी, जो युवराज को जाते देख मुस्कुरा रही थी। समायरा मुस्कुराते हुए कहती है, ये क्या युवराज दीवान, अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे अकेले छोड़कर चले गए। इधर युवराज दिल्ली सेंट्रल जेल के बाहर खड़ा था। तभी युवराज का असिस्टेंट जेल से परमिशन लेकर उसके पास आता है और युवराज जेल के अंदर चला जाता है। उस जेल के अंदर अंधेरा था, केवल कुछ पॉइंट्स पर लाइट्स जल रहे थे। युवराज आगे बढ़ते हुए यशवंत की सेल तक पहुंच जाता है। युवराज को देखकर यशवंत पहले तो चौंक जाते हैं और फिर उठकर उसके पास जाते हैं। अब उस रॉड वाले दरवाजे के एक तरफ यशवंत था और दूसरी तरफ युवराज। यशवंत युवराज को मुस्कुराकर ताना मारते हुए कहते हैं, तो युवराज दीवान, अपने डैड को जेल भेजकर कैसा लग रहा है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, आप यहाँ मेरी वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से हैं क्योंकि आपने 1000 लोगों की किडनैपिंग की थी। युवराज का जवाब सुनकर यशवंत कहते हैं, पिछले 1 महीने से मैं तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन तुम नहीं आए। आज आए हो तो जरूर इसकी कोई न कोई वजह होगी। युवराज कहता है, हाँ, वजह है, मुझे आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। यशवंत क्यूरियस होकर कहता है, कैसा सवाल। युवराज यशवंत की आंखों में देखते हुए कहता है, उस रात आप सुहानी को कश्मीर लेकर क्यों गए थे। ये सुनकर यशवंत सकपका जाते हैं। वो कुछ कदम पीछे लेकर हंकलाते हुए कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो। मामू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। युवराज कहता है, तो आप इतना घबरा क्यों रहे हैं। यशवंत युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देते। वो बस युवराज से नजरें चुराते हुए वहीं खड़े रहते हैं। उन्हें देखकर युवराज कहता है, डैड, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है, अब आपको बता देना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। युवराज की बात सुनकर यशवंत कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं और फिर से युवराज की तरफ बढ़ते हैं। यशवंत युवराज से कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम पहले मुझे ये बताओगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि सुहानी को उस रात में लेकर गया था। युवराज उनकी आंखों में देखकर कहता है, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि सुहानी उस साए को खत्म कर सकती है, और उनमें से एक आप भी हैं। पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये सब आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने मी सक्सेना और राघव के बैंक डिटेल्स निकलवाएं, लेकिन इससे मुझे कुछ भी पता नहीं चला। फिर मैंने एक चांस लिया और आपके बैंक डिटेल्स निकलवाए। तब मुझे पता चला कि आपके एक बैंक अकाउंट से पिछले 12 सालों से हर महीने 3 लाख कश्मीर में विड्रॉल हो रहे हैं। मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब सुहानी के फेक डैड ने आपकी तस्वीर देखकर आपको पहचान लिया। आप ही 12 साल पहले सुहानी को उसके हवाले करके आए थे। यशवंत युवराज की बात सुनकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि युवराज ने इतने स्मार्टली सब कुछ पता कर लिया है। युवराज आगे कहता है, अब आप मुझे बताएंगे कि आप सुहानी को कश्मीर लेकर क्यों गए थे।
यशवंत कहना शुरू करते हैं, 12 साल पहले मैं भैरवनाथ से मिला था। तब उसने मुझे सुहानी के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि वो ही हमारी आखिरी उम्मीद है। जब से मुझे उसके बारे में पता चला था, तब से मैंने उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। मैंने सुहानी पर नज़र रखने के लिए एक जासूस लगाया था। महेश सक्सेना को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। सुहानी मेरे लिए बहुत कीमती हो गई थी और मैं उसे हर हाल में सेफ रखना चाहता था। एक रात मुझे उस जासूस का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि महेश अपनी बेटी को लेकर हड़बड़ी में कहीं जा रहा है। वो उनका पीछा नहीं कर पाया, लेकिन मैं उन्हें ढूंढने के लिए चला गया। उन्हें ढूंढते हुए जब मैं शहर के बॉर्डर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक कार खाई से नीचे गिरकर जल रही है। नजदीक जाने पर मेरी नज़र राघव और शिविका पर पड़ी। दोनों घायल होकर सड़क पर पड़े थे। मैं उनके पास गया और शिविका को राघव से छीनकर शहर से बाहर चला गया। जिस डॉक्टर ने शिविका का इलाज किया था, उसने मुझे बताया कि शिविका की याददाश्त जा चुकी है। बिना याददाश्त के वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकती थी और शिमला में उसकी जान को खतरा था। इसलिए मैं उसे शिमला से दूर कश्मीर ले गया और उसे आलोक शर्मा को पालने के लिए दे दिया। मैंने उसे एक नई पहचान दी जिससे कोई उस तक पहुंच ना पाए। मैंने आलोक से कहा था कि जैसे ही शिविका की याददाश्त वापस आ जाएगी, मैं उसे अपने साथ शिमला ले आऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस साल तुम 26 के हो चुके थे और हमारे पास सिर्फ 1 साल बाकी था। इसलिए शिविका, मेरा मतलब सुहानी का शिमला आना ज़रूरी हो गया था। तब मैंने उसके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि उसे यहाँ आना ही पड़ा। युवराज खामोश होकर यशवंत की सारी बातें सुन रहा था। युवराज आगे कहता है, भैरवनाथ कैसे जानता था कि सुहानी ही वो लड़की है? यशवंत कहते हैं, वो अघोरी भैरवनाथ के गुरु थे, जिन्होंने उस साई को 200 साल पहले कैद किया था। भैरवनाथ उस अघोरी से उनकी महासमाधि से पहले मिलने गया था। तभी उसने महेश सक्सेना और सुहानी को देखा और वहीं से उसे तुम्हारे बारे में भी पता चला। वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। युवराज ये सब सुनकर खामोश था। यशवंत आगे कहते हैं, बेटा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, नहीं डैड, अगर मैंने आपको यहाँ से निकलवा दिया तो आप वापस शिमला आ जाएंगे। वहाँ आपकी जान को खतरा है। आप यहाँ सेफ हैं। ये कहते हुए युवराज वहाँ से बाहर जाने लगता है। युवराज को बाहर जाते देख यशवंत की आंखें नम हो जाती है। वो उदास होकर खुद से कहते हैं, मेरे पापों की सज़ा आज तुम भुगत रहे हो। तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इधर सुहानी सुबह सुबह तैयार होकर घर के लिविंग एरिया में आती है। वहां आकर सुहानी अपने आसपास देखने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। तभी सुहानी को अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? आवाज़ सुनकर सुहानी पीछे मुड़कर देखती है। वहां शुभरा खड़ी थी। अचानक से शुभरा को देखकर सुहानी हड़बड़ा जाती है और फेक स्माइल देते हुए कहती है, नहीं तो मैं किसी को नहीं ढूंढ रही। सुहानी का ये रिएक्शन देखकर शुभरा मुस्कुराने लगती है। वो जानती थी कि सुहानी युवराज को ढूंढ रही है। सुहानी बात को बदलते हुए कहती है, अच्छा आंटी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। शुभरा कंफ्यूज होकर कहती है, कॉलेज? लेकिन मुझे निशा ने बताया था कि आज तुम लोगों की कोई क्लास नहीं है। सुहानी कहती है, हाँ, आज हमारी कोई क्लास नहीं है। मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है। मुझे अपने लिए कुछ बुक्स इशू करवाने हैं। शुभरा सुहानी को रोकते हुए कहती है, लेकिन बेटा, पहले कुछ खा लो फिर चले जाना। सुहानी शुभरा को मना करते हुए कहती है, नहीं आंटी, मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, फिर नाश्ता कर लूंगी। ये कहकर सुहानी वहां से चली जाती है। युवराज का घर कॉलेज से काफी दूर था। सुहानी चलते हुए कॉलेज जा रही थी। आज उसे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। सड़क हमेशा की तरह सुनसान था। तभी सुहानी को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। सुहानी थोड़ा घबरा जाती है और वो बिना पीछे मुड़े तेजी से चलने लगती है। लेकिन अगले ही पल कोई बड़ी तेजी से उसके पीछे आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। सुहानी घबराकर तुरंत पीछे मुड़ जाती है। जब वो पीछे खड़े आदमी को देखती है तो एक चैन की सांस लेती है। वहां राघव खड़ा था। सुहानी राघव को देखकर कहती है, रघु अंकल, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। राघव कुछ परेशान होकर सुहानी से कहता है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? सुहानी कहती है, अंकल, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है। राघव सुहानी के सर पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहता है, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अब बिना सिक्योरिटी के कहीं भी नहीं जाना चाहिए।
तुम्हें अब यहाँ बहुत खतरा है। राघव और सुहानी बात करते हुए कॉलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। सुहानी राघव से कहती है, अंकल, आपसे एक सवाल पूछूं? राघव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, पूछो। सुहानी कहती है, आप इतने सालों से शिमला में हैं, कभी उस साए ने आप पर अटैक नहीं किया? सुहानी का सवाल सुनकर राघव अपने पॉकेट से एक पत्थर निकलकर उसके सामने लाता है। सुहानी उस पत्थर को देखते हुए कहती है, अंकल, ये क्या है? राघव कहता है, जब मैं कैलाश पर्वत गया था ना, तब इसे एक अघोरी ने मुझे दिया था। जब तक ये पत्थर मेरे पास है, वो साया मुझे कुछ नहीं कर सकता। ये कहते ही राघव को वो रात याद आ जाती है जब उसे युवराज ने पकड़ लिया था। इसी पत्थर की मदद से राघव युवराज से बच पाया था। राघव वो पत्थर सुहानी के हाथ में रखते हुए कहता है, इसे अब तुम रखो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। सुहानी उस पत्थर को वापस से राघव के हाथ में रखते हुए कहती है, नहीं अंकल, इसे आप ही रखिए। वो क्या है ना, मैं चीजों को हमेशा गुमा देती हूँ। अगर मैंने इसे भी गुमा दिया तो ये ना आपके काम आएगी और ना ही मेरे। सुहानी राघव से वो पत्थर लेकर उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। राघव सुहानी को समझाते हुए कहता है, लेकिन बेटा, इसे अपने पास रखने से तुम हमेशा सेफ रहोगी और इस वक्त तुम्हारा सेफ रहना सबसे जरूरी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? सुहानी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, युवराज सर के होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। सुहानी की बात सुनकर राघव हैरानी से उसे देखता रह जाता है। ये सोचकर राघव कहता है, शिवी बेटा, मैं तुम्हें युवराज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सुहानी सरलता से कहती है, हाँ अंकल, कहिए। राघव कुछ हिचकिचाते हुए कहता है, तुम नहीं जानती कि युवराज और वो साया, मेरा मतलब है कि युवराज श्रापित है। मैं जानती हूँ, सुहानी राघव की बात को पूरा करते हुए कहती है। सुहानी के मुंह से ये सुनकर राघव दंग रह जाता है। वो आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी सुहानी का फोन बजने लगता है। सुहानी देखती है कि युवराज का कॉल आया था। ये देखकर राघव उसे फोन उठाने के लिए कहता है और अपनी स्पीड कुछ कम करके सुहानी से 2-3 कदम पीछे चलने लगता है। तभी राघव को एहसास होता है कि कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है और वो फौरन पीछे मुड़कर देखता है। इधर सुहानी फोन उठाकर कहती है, हेलो युवराज सर। युवराज सीरियस आवाज में कहता है, तुम अभी कहाँ हो? सुहानी जवाब देती है, मैं रास्ते में हूँ, कॉलेज जा रही हूँ। युवराज कहता है, रॉबिन तुम्हारे साथ है? सुहानी कहती है, नहीं। ये सुनकर युवराज को रॉबिन पर गुस्सा आने लगता है। वो मन ही मन कहता है, मैंने उससे कहा था सुहानी को अकेले मत छोड़ना। युवराज कहता है, निशा और विवेक तुम्हारे साथ हैं ना? सुहानी कहती है, नहीं, मैं अकेले ही कॉलेज के लिए निकली थी। अब युवराज परेशान हो जाता है। युवराज उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हें बिना सिक्योरिटी के अकेले बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना बाहर तुम्हें कितना खतरा है? सुहानी युवराज को समझाते हुए कहती है, युवराज सर, आप टेंशन मत लीजिए, रघु अंकल मेरे साथ हैं। ये जानकर कि राघव सुहानी के साथ है, युवराज चैन की सांस लेता है और शांत हो जाता है। सुहानी आगे कहती है, युवराज सर, आप सुबह से कहाँ हैं? मैंने घर में आपको ढूंढा, लेकिन आप वहाँ नहीं थे। युवराज सुहानी से कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुहानी बात को संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब शुभ्रा आंटी आपको ढूंढ रही थी। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, लेकिन मासी को तो मैं बताकर गया था, फिर वो मुझे क्यों ढूंढ रही थी? सुहानी के पास युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो अपना मोबाइल अपने सर पर मारने लगती है। जब सुहानी कोई जवाब नहीं देती तब युवराज उससे कहता है, राघव को फोन दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। युवराज से बात करते हुए सुहानी भूल ही गई थी कि राघव उसके साथ है। वो राघव को देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, हैरानी रह जाती है। सुहानी घबराते हुए कहती है, रघु अंकल। फोन पर सुहानी की ऐसी आवाज सुनकर युवराज समझ जाता है कि जरूर वहां कुछ गड़बड़ है। सुहानी फोन अपने कान से हटा लेती है। वो देखती है कि सामने राघव समायरा को पीछे से पकड़कर खड़ा था। उसने एक हाथ से समायरा के दोनों हाथों को और दूसरी हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ रखा था। सुहानी को समायरा जानी पहचानी लग रही थी। तभी उसे याद आता है कि वो सामने खड़ी लड़की से कुछ दिनों पहले बुक मार्केट में मिली थी। सुहानी उसका नाम याद करने की कोशिश करती है और फिर राघव कहती है, रघु अंकल, आपने समायरा को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? सुहानी ने अभी भी कॉल कट नहीं किया था।
फोन पर समायरा का नाम सुनकर युवराज का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि शिमला में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। वो अच्छे से जानता था कि राघव समायरा को नहीं रोक पाएगा। युवराज फोन पर कहता है, सुहानी, फौरन वहां से निकलो। लेकिन सुहानी ने फोन अपने कान से हटा दिया था। वो युवराज की कोई भी बात नहीं सुन पा रही थी। युवराज फौरन अपने चौपर पर बैठ जाता है और रॉबिन को कॉल करके उसे सुहानी के फोन की लोकेशन पर पहुंचने के लिए कहता है। इधर राघव ने समायरा को अपनी पकड़ में रखा था। राघव की बॉडी किसी बॉय बिल्डर की तरह थी। समायरा उसकी पकड़ में हिल भी नहीं पा रही थी। राघव सुहानी से कहता है, शिवी, तुम फौरन यहाँ से चली जाओ, इसे मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। ये सुनने के बाद भी सुहानी घबराकर वहीं खड़ी रहती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी समायरा कुछ नहीं कर पाती, तब वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और कोई मंत्र पढ़ने लगती है। उसके मंत्र पढ़ने के कुछ सेकंड्स बाद ही राघव की पकड़ समायरा पर से ढीली होने लगती है। राघव चाहकर भी ये रोक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समायरा उसकी पकड़ से आज़ाद हो जाती है। समायरा के मंत्रों से राघव अब फ्रीज हो गया था। समायरा उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है और कहती है, एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। ये कहकर समायरा राघव के दोनों बाहों के बीच अपनी एक उंगली रख देती है। राघव के चेहरे पर समायरा की उंगली पड़ते ही वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर सुहानी घबरा जाती है। वो भागने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन वो भी राघव की ही तरह अपने जगह से हिल नहीं पा रही थी। समायरा मुस्कुराते हुए सुहानी के पास जाती है और उसके चेहरे के सामने अपना हाथ वेव कर देती है। समायरा ने ये सब सुहानी को अपने वश में करने के लिए किया था, लेकिन सुहानी पर उसका कोई असर नहीं होता। ये देखकर समायरा हैरान रह जाती है। जब कई बार कोशिश करने के बाद भी समायरा का वशीकरण सुहानी पर काम नहीं करता, तो वो सुहानी के भी दोनों बाहों के बीच अपनी एक उंगली रख देती है और सुहानी उसी पल बेहोश हो जाती है। क्या समायरा से सुहानी को युवराज बचा पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए परछाई का अगला एपिसोड।